15টা গৰু মহে খালে। এইটো আপুনি পেইণ্ট কৰিছে ন? আপোনাৰ গাড়ীটো? হাবি জংঘলটো ঘন আছে আৰু তাত গড়টো आज जब देश की राजधानी दिल्ली का AQI खतरे के निशान को पार कर चुका है, जहां हवा अब जीवन नहीं बल्कि अनब्रीदेबल जहर बन गई है, ठीक उसी वक्त कंक्रीट के इन मरते हुए शहरों से हजारों किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के वीरान तट पर खामोशी से एक अलग ही इतिहास लिखा जा रहा है। यह कहानी है एक ऐसी जमीन की जिसे नदी ने त्याग दिया था, जहां कभी अंतहीन रेत थी और मौत का सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक अकेले शख्स ने अपनी हथेलियों में जीवन थाम रखा था। 1979 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां ना कोई सरकार थी, ना कोई मशीन और ना कोई मदद। सिर्फ एक जिद थी कि अगर इंसान कुदरत को उजाड़ सकता है तो उसे अपने हाथों से वापस आबाद भी कर सकता है। बूंद बूंद पसीने से सींचा गया यह सपना आज 550 हेक्टेयर में फैला एक घना जंगल बन चुका है, जो दुनिया को मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रहा है। इसे बनाने वाले कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक साधारण मवेशी चराने वाले जाधव मुलाई पायोंग है। यह दस्तावेज है उस इंसान का जिसने अपनी सांसों से एक मरती हुई जमीन को फिर से जिंदा कर दिया। अगर हमें मोलाई फॉरेस्ट की शुरुआत को समझना है तो सबसे पहले हमें जाधव पायंग जी की और ब्रह्मपुत्र घाटी की संस्कृति को समझना होगा। उन्होंने जो किया वो बस अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे मिसिंग जनजाति की सोच और असम की नदियों की जमीनी हकीकत छिपी है। जाधव पायंग जी का जन्म 31 अक्टूबर 1959 को असम के जोरहाट जिले में हुआ था। वे मिसिंग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो हमेशा से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों, जिन्हें चापोरी कहा जाता है, पर रहता आया है। मिसिंग लोगों का रहन सहन ऐसा है कि वे जमीन पानी दोनों के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं। वहाँ हर साल जो बाढ़ पानी आती है, उन्होंने खुद को उस हिसाब से ढाल लिया है। अपनी इसी संस्कृति की वजह से पायोंग जी को बचपन से ही गहरी समझ थी कि नदी कैसे बहती है, मिट्टी कैसे जमती है और बाढ़ वाले इलाकों में कौन से पेड़ पौधे टिक सकते हैं। जहां बाकी खेती किसानी वाले लोग बाढ़ को तबाही मानते हैं, वहीं मिसिंग लोग मानते हैं कि बाढ़ अपने साथ नई जान और उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। लेकिन 1950 के भूकंप के बाद असम में नदी का मिजाज बदल गया। बहुत ज्यादा रेत जमने लगी। ऐसे सूखे रेतीले टापू बन गए जहाँ कुदरती तौर पर कोई पेड़ नहीं उग रहे थे। पायोंग जी का परिवार गरीब था और मवेशी पालता था। उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं कुदरती बदलावों के हिसाब से चलती थी। वे आज भी जंगल के किनारे एक झोपड़ी में अपनी मर्जी से बहुत सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। उनका गुजारा दूध बेचकर चलता है। उनके पास गाय है और भैंस है। यह बात बहुत जरूरी है कि वे अपने खर्च के लिए इस जंगल के काम पर निर्भर नहीं करते। इससे यह पक्का होता है कि जंगल उनके लिए प्यार और मेहनत का नतीजा है, न कि पैसे कमाने का कोई बिजनेस। पायंग जी की जिंदगी के इस बड़े काम की शुरुआत 1969 के मानसून में हुई, जब वे सिर्फ 16 साल के थे। अरुणा चापोरी के रेतीले इलाके में एक भयानक बाढ़ आई, जो अपने साथ बहुत सारे सांप और रेंगने वाले जीव बहा कर ले आए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो तेज धूप ने उस बिना पेड़ों वाले रेतीले टापू को पूरी तरह तपा दिया। वहाँ न तो पेड़ों की कोई छाया थी और न ही गिरे हुए पत्ते जिनके नीचे यह जीव छिप सके। नतीजा यह हुआ कि वे बेचारे जीव गर्मी और धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। पायंग जी ने देखा कि सैकड़ों मरे हुए सांप उस तपती हुई रेत पर बिखरे पड़े थे। पेड़ों की इस कमी का इतना भयानक अंजाम देखकर उन्हें गहरा झटका लगा। उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि पेड़ों का न होना सिर्फ सुंदरता या हरियाली की बात नहीं है, बल्कि यह जानलेवा है। उन्होंने सोचा कि अगर यह गर्मी सांपों को मार सकती है तो आगे चलकर यह जमीन इंसानों के रहने लायक भी नहीं बचेगी। किसी हल की तलाश में युवा पायंग जी अपने गांव के बुजुर्गों के पास गए। उनकी सलाह बहुत काम की थी। उन्हें स्थानीय पेड़ पौधों की अच्छी समझ थी। उन्होंने सुझाव दिया कि बांस लगाएं, क्योंकि बांस सबसे मजबूत घास होती है जो बिना खाद पानी वाले रेतीली मिट्टी में भी जिंदा रह सकती है। इससे ठीक उलट जब वे वन विभाग के पास गए तो अधिकारियों ने उन्हें टाल दिया। अफसरों ने साफ इनकार कर दिया कि उस रेतीले टापू की मिट्टी और बनावट ऐसी है कि वहाँ जंगल नहीं उग सकता और उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उन्होंने बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अगर मन है तो बांस लगाकर देख लो। यानी सरकार ने उस बंजर जमीन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। जब सरकारी मदद नहीं मिली तो पायंग जी ने अकेले ही मोर्चा संभालने की ठानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और बुजुर्गों की सलाह मानने के लिए उस रेतीले टापू पर रहने चले गए।
अप्रैल 1979 में उन्होंने बांस के पहले 20 पौधे लगाए। यह 40 साल लंबी उस तपस्या की शुरुआत थी जहां एक अकेले इंसान ने बिना किसी मदद के पूरे वन विभाग का काम अपने कंधों पर उठा लिया। धीरे धीरे जादव पायेंग जी ने एक बंजर रेतीले टापू को एक घने जंगल में बदल दिया। यह अपने आप में एक मिसाल है। उनके पास कोई डिग्री या साइंस की ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ से मिट्टी और पानी को वैसे ही मैनेज किया जैसे आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक रिस्टोरेशन इकोलॉजिस्ट करते हैं। रेतीले टापू पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वहाँ असली मिट्टी नहीं थी, सिर्फ रेत थी। रेत में न तो पानी टिकता है और न ही खाद। पायेंग जी समझ गए थे कि अगर पेड़ उगाने हैं तो सबसे पहले इस रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदलना होगा। पायेंग जी ने उस जगह पर लाल चींटियां, रेड वीवर एंट लेकर आए। वे उन्हें गांव से उठा कर लाए और इस चक्कर में उन्हें चींटियों के काटने का दर्द भी सहना पड़ा। अगर आसान भाषा में कहें तो ये चींटियां वहां के लिए इंजीनियर बन गई। उनका आक्रामक स्वभाव छोटे और नाजुक पौधों को दूसरे कीड़ों और जानवरों से बचाता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि इन चींटियों की गतिविधियां और उनकी गंदगी से रेत की केमिकल बनावट बदलने लगी और वह धीरे धीरे मिट्टी बनने लगी। चींटियों के साथ साथ पायेंग जी वहाँ पर दीमक और केंचुए भी लेकर आए। ये जीव सड़ी गली चीजों को खाद बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शुरुआत में जब बांस के पत्ते झड़ते तो दीमक उन्हें तोड़कर मिट्टी में मिला देते, जिससे रेत में कार्बन और खाद की परत बनने लगी। केंचुओं ने मिट्टी को पोला मींस हॉलो कर दिया ताकि हवा और पानी जमीन के अंदर जा सके और टिक सके, न कि बस रेत बहकर निकल जाए। पायेंग जी ने पेड़ लगाने के लिए वही तरीका अपनाया जो कुदरत अपनाती है, बस उन्होंने अपनी मेहनत से इस काम की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने एक के बाद एक चरणों में जंगल को तैयार किया। पहले बांस सबसे शुरुआती पौधा था। यह बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी घनी जड़ें ढीली रेत को जकड़ लेती है। इससे हवा से रेत का उड़ना बंद हुआ और जब छोटी मोटी बाढ़ आती तो उसकी उपजाऊ मिट्टी बांस की जड़ों में फंसकर वहीं रुक जाती। बांस के झुंड ने तेज हवा को रोका और जमीन पर पहली बार छाया दी, जिससे वहाँ की गर्मी कम हुई। आज भी जंगल के 300 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से में बांस फैला हुआ है। जब बांस की वजह से वहाँ का माहौल और मौसम थोड़ा ठीक हो गया तब पायेंग जी ने सिम्लू, सिल्क कॉटन या बॉम्बैक सेइबिया के पेड़ लगाए। ये पेड़ पतझड़ वाले होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और रेतीली मिट्टी में भी जिंदा रह सकते हैं। इन्होंने जंगल को ऊपर से ढकने का काम शुरू किया। करीब 10-15 साल बाद जब मिट्टी की हालत सुधर गई और वह उपजाऊ हो गई तब पायेंग जी ने ऐसे पेड़ लगाए जिन्हें अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है। उन्होंने अर्जुन, एजार, गुलमोहर और कोरोई जैसे पेड़ों के बीज जमा किए और उन्हें लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सागवन और गोमारी जैसे कीमती पेड़ भी लगाए, जिससे जंगल और भी घना और मजबूत हो गया। रेत के इस बड़े से टापू पर हजारों पौधों को बाल्टी से पानी देना एक आदमी के बस की बात नहीं थी, इसलिए पायेंग जी ने एक रास्ता, बहुत असरदार तरीका निकाला। उन्होंने पौधों के ऊपर बांस के खंभे गाड़े जिन पर मिट्टी के घड़े रख दिए। उन्होंने घड़ों के नीचे एक छोटा सा छेद किया, उसमें सूखी घास या कपड़ा ठूंस दिया। इससे पानी एक बार में नहीं बहता था बल्कि बूंद बूंद करके टपकता रहता था। इस तकनीक से पौधों की जड़ों में कई दिनों तक नमी बनी रहती। इससे पायेंग जी की मेहनत भी बची और सूखे सर्दियों के मौसम में पौधे भी नहीं मरे। मोलाई फॉरेस्ट की कामयाबी का सबूत वहाँ मौजूद जीव जंतु है। जो जगह कभी सिर्फ रेत का ढेर थी आज वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, जहाँ छोटे कीड़ों से लेकर बड़े शिकारी जानवर तक रहते हैं। यह जंगल अब देसी पेड़ों से भरा हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक यहाँ 100 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे हैं, जिनमें दवा वाले पौधे, ऑर्किड और इमारती लकड़ी वाले पेड़ शामिल हैं। यहाँ के कुछ मुख्य पेड़ हैं जैसे सिम्लू, सिल्क कॉटन, शीशम, रोजवुड या शिशु जिसे कहते हैं, रेन ट्री, भेलू या गमारी। जंगल के आधे से ज्यादा हिस्सा 56% लगभग इन्हीं 5 तरह के पेड़ों से बना है। जैसे जैसे पेड़ बड़े हुए, पहले घास खाने वाले जानवर आए और फिर उन्हें खाने वाले शिकारी जानवर आए। हर साल करीब 100 हाथियों का झुंड यहाँ आता है और लगभग 6 महीने यहीं रुकता है। यह जंगल उनके लिए इतना सुरक्षित है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ कम से कम 10 हाथी के बच्चों का जन्म हुआ। एक सींग वाला गैंडा भी यहाँ वापस आ गया है। उसे यहाँ की घास और कीचड़ वाले गड्ढे बहुत पसंद है। जंगल की सेहत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहाँ बाघ न सिर्फ रहते हैं बल्कि प्रजनन भी करते हैं। इसका मतलब है कि खाने के लिए यहाँ पर्याप्त हिरण और जंगली सुअर मिल जाते हैं। बाघों ने पायेंग जी के 100 से ज्यादा गाय भैंसों को मार डाला है, फिर भी पायेंग जी को उनसे कोई शिकायत नहीं है। वे कहते हैं कि बाघ तो अपना काम कर रहे हैं, गलती इंसानों की है जो उनका घर छीन रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पक्षी, प्रवासी पक्षी बल्कि आते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ गिद्ध, वल्चर्स भी पाए जाते हैं जो भारत में बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इनका यहाँ होना बताता है कि जंगल का माहौल बहुत साफ और सुरक्षित है।
जादव पायंग जी के काम को लोग अक्सर सिर्फ प्यारी या प्रेरणा देने वाली कहानी की तरह देखते हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर अगर परखा जाए तो यह जंगल क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बहुत ठोस हथियार है। हाल ही में हुई रिसर्च, खासकर वो जगह, ये देखती है कि जंगल ने कितना कार्बन जमा किया। यह साबित करती है कि पायंग मॉडल सिर्फ ये कहानी नहीं है, ये एक कुदरती तरीका है जो सच में काम करता है और दूसरी जगह इसको अपनाया जाना चाहिए। 2021 में अनुदीप गोगोई और उनकी टीम ने एक बहुत अहम स्टडी की जिसका नाम था प्लांटिंग फॉरेस्ट इन ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जंगल लगाना। इस स्टडी में उन्होंने 2 जंगलों के बीच तुलना की, मोलाई फॉरेस्ट जिसे जादव पायंग जी ने अपने हाथों से लगाया, इसे स्टडी में प्लांटेड फॉरेस्ट कहा गया। यह उस समय 39 साल पुराना था। कुदरती जंगल, जोरहट के ही पास मौजूद एक नेचुरल जंगल जो लगभग इतनी ही उम्र का था। इस स्टडी में एक बड़ी बात पता चली कि मोलाई फॉरेस्ट जमीन के अंदर कार्बन जमा करने, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में बहुत आगे है, क्योंकि जंगल ने रेत को मजबूती से पकड़ रखा है, इसलिए वहाँ की खाद और जरूरी तत्व हवा में नहीं उड़ते बल्कि जमीन के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं। पेड़ों की जड़ें एक और बड़ा काम करती हैं कि वे बाढ़ के पानी की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है। इसका फायदा यह होता है कि नदी के बहाव के आगे जो किसानों के खेत हैं वे रेत से भरने से बच जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के इलाके में यह कुदरती सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ हर साल नदी के किनारे की जमीन कटने की वजह से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं या जंगल उस कटाव को रोकता है। पहले 30 साल तक जादव पायंग जी ने जो काम किया उसकी खबर ना तो सरकार को थी ना ही वैज्ञानिकों को। वे गुमनामी में काम करते रहे। उनका मशहूर होना यह दिखाता है कि कैसे एक आम आदमी की मेहनत जब मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आती है तो इतिहास बन जाती है। असम के वन विभाग को इस जंगल के बारे में 2008 में पता चला, वह भी गलती से। हुआ यूं कि जंगली हाथियों का एक झुंड अरुणा चापोरी गाँव में घुस गया था और फिर भागकर इस रेतीले टापू की झाड़ियों में छिप गया। वन विभाग के अफसर जब हाथियों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे तो सन्न रह गए। उनके नक्शों में तो वहाँ सिर्फ बंजर रेत थी, लेकिन सामने एक घना जंगल खड़ा था। उसी जंगल के अंदर उन्हें पायंग जी मिले जो अपने परिवार के साथ दुनिया से कटकर वहाँ रह रहे थे। जादव पायंग जी की कहानी दुनिया को सुनाने का श्रेय जीतू कालिता जी को जाता है, जो वहाँ के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और पत्रकार हैं। जीतू जी नाव से ब्रह्मपुत्र नदी में पक्षियों की फोटो खींचने निकले थे, तभी उन्होंने पायंग जी को उस वीरान टापू पर देखा। शुरुआत में जीतू जी को लगा कि पायंग जी कोई शिकारी हैं जो जानवरों को मारने आए हैं। जब वे पास गए तो पायंग जी ने उन पर हमला बोल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जीतू शिकारी हैं और उनके जानवरों को मारने आए हैं। जब गलतफहमी दूर हुई तो जीतू जी को समझ आया कि पायंग जी ने कितना महान काम किया है। उन्होंने स्थानीय अखबार में पायंग जी का पहला आर्टिकल लिखा, जिसके बाद पूरे देश की मीडिया का ध्यान उन पर गया। जैसे ही लोगों को उनके काम का पता चला, उन्हें इतने सम्मान मिले कि वे लोकल हीरो से एक ग्लोबल आइकन बन गए। 2012 में अर्थ डे के मौके पर जेएनयू के वाइस चांसलर सुधीर कुमार सोपारी ने उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। भारत सरकार ने उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया। ये इस बात का सबूत था कि पर्यावरण को बचाना भी देश की सेवा है। भले ही पायंग जी ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन असम की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और काजीरंगा यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि दी। उन्होंने माना कि पायंग जी का प्रैक्टिकल ज्ञान बड़े बड़े प्रोफेसरों की किताबी बातों से कहीं ज्यादा है। 2016 में ताइवान की एक संस्था ने उन्हें सम्मानित किया और ताइवान के राष्ट्रपति ने खुद उनकी तारीफ की। 2013 में उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को मशहूर कांस फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का इनाम मिला। इसी फिल्म ने पश्चिमी देशों को पायंग जी से मिलवाया। जादव पायंग जी अब सिर्फ लोकल कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि अब वे दुनिया भर के लेवल पर जंगल लगाने के लिए सलाहकार बन गए हैं। उनका सबसे बड़ा विदेशी काम मैक्सिको देश के साथ चल रहा है। दिसंबर 2020 में पायंग जी ने मैक्सिको के साथ फाउंडेशन एजेटका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। यह समझौता उन्हें वहां के पूर्व सेनेटर निन्फा सेल्निस साडा के साथ किया। इसका लक्ष्य है कि मैक्सिको में 7 लाख पेड़ लगाना। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़े इलाके लगभग 8 लाख हेक्टेयर में फैला होगा। यह एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैक्सिको की सरकार ने पायंग जी को 10 साल का वीजा दिया। पायंग जी वहाँ सिर्फ नाम के लिए नहीं जुड़े हैं। उनका काम है कि मैक्सिको के लोगों को यह सिखाना कि समुदाय को साथ लेकर जंगल कैसे उगाया जाता है। वे हर साल 3 महीने के लिए मैक्सिको जाते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ लगाने का समय लगभग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आसपास ही होता है। पायंग जी की योजना है कि रोजाना 1 लाख स्कूली छात्रों को पेड़ लगाने के काम में शामिल करेंगे। उनका कहना है कि ये दुनिया मेरा घर है और नई पीढ़ी मेरी ताकत। पायंग जी की इच्छा है कि वे भारत के कुछ पेड़ पौधे जैसे नारियल और सुपारी के पौधे मैक्सिको लेकर जाएं और देखें कि वहाँ के मौसम में उग सकते हैं या नहीं। यह सहयोग बहुत खास है, क्योंकि भारत के एक व्यक्ति का ज्ञान उत्तरी अमेरिका के एक बड़े देश के काम आ रहा है। यह साबित करता है कि पायंग मॉडल पूरी दुनिया में क्लाइमेट की समस्या को सुलझाने का एक पक्का उपाय है, जिसके लिए किसी हाईटेक मिशन की जरूरत नहीं।
पूरी दुनिया में नाम कमाने के बाद भी मोलाई फॉरेस्ट पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की ताकत और समाज की दिक्कतों के आगे यह जंगल आज भी नाजुक स्थिति में है। ब्रह्मपुत्र नदी को उसके बदलते रास्तों के लिए जाना जाता है। माजुली द्वीप और मोलाई फॉरेस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है नदी का कटाव। 2024 में आई असम की बाढ़ बहुत भयानक थी। ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदियों ने माजुली के कई बांध तोड़ दिए। हालांकि जंगल एक दीवार की तरह पानी तो रोक सकता है, लेकिन अगर जमीन ही कटकर बह गई तो जंगल नहीं बचेगा। पायंग जी बार बार यही कहते हैं कि सिर्फ पेड़ ही इस जमीन को कटने से बचा सकते हैं। जब जंगल में जानवर वापस आए, एक बहुत दुखद घटना हुई जब शिकारियों ने मोलाई फॉरेस्ट में पनाह लिए हुए एक गैंडे को उसके सींग के लिए मार डाला। पायंग जी उस वक्त नहीं थे, लेकिन उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। अब उन्होंने गांव वालों का एक नेटवर्क बनाया है जो शिकारियों पर नजर रखता है। यह जंगल सरकारी तो है पर रिजर्व नहीं है। पायंग जी चाहते भी नहीं कि ऐसा हो। उनका मानना है कि अगर इसे सरकारी जंगल बना दिया गया तो गांव वाले वहां से लकड़ी नहीं बीन पाएंगे और अपने जानवर नहीं चरा पाएंगे। जंगल की कामयाबी की एक कीमत किसानों को भी चुकानी पड़ी है। जंगल में रहने वाले हाथियों का झुंड अक्सर पास के गाँव में घुसकर धान का खेत बर्बाद कर देता है। गुस्से में आए किसान कई बार जंगल काटने की धमकी देते हैं। पायंग जी उन्हें समझाते हैं कि अगर जंगल नहीं रहा तो नदी उनकी जमीन निकल जाएगी। वे कहते हैं कि हाथी इसलिए आते हैं क्योंकि इंसानों ने उनके पुराने घर उजाड़ दिए, इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। आज 2025 तक जादव पायंग जी 66 साल के हो गए हैं, लेकिन वे आज भी थके नहीं हैं। खबर है कि उन्होंने मेकाही द्वीप के पास एक और रेतीले टापू पर पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। वे अब संस्कृति को भी पर्यावरण से जोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग जैसे कलाकारों को ग्रीन ट्रिब्यूट देना चाहिए। हमें खुशी है कि हम जादव पायंग जी से मिल सके, उनसे बात कर सके, पर जो अपने घर के गमले का एक पौधा तक नहीं बचा सकता, वो बस सोच ही सकता है कि एक जंगल लगाना कितनी बड़ी बात है।